हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 22 में और जल्दी हमारा एनवायरनमेंट फिनिश होने वाला है। बस एक दो क्लासेस हो सकता है आज ही फिनिश हो जाए, नहीं तो फिर एक क्लास और होगी, बस फिनिश हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद हम एक नया टॉपिक करेंगे। तो आई होप आपने इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं हमारी 21 पूरे के पूरे क्लासेस देख लिए होंगे। तो बहुत ही क्रीम से अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अगर कोई वीडियो लंबा हुआ है तो आधा घंटे का हुआ है, अदरवाइज़ 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही ये वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, क्योंकि बहुत क्रीम से और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर बनाए हैं। जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्पज़ से बस उतना ही मैंने दिया है आपको। तो फटाफट से वो देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत कम वीडियोस, आपको लग रहा है कि 22 वीडियो हैं, 23 24 शायद 23 या 24 वीडियो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आज ये 22 है, हो सकता है एक क्लास और हो इसकी, बस इसके अलावा अब क्लासेस फिनिश हो गई इन्वायरमेंट की। तो जितना भी मैं आपको क्रीम सा दे सकती थी वो मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो अब आगे हम जो है आर का ये हमारा इन्वायरमेंट फिनिश हो जाएगा और पेट के लिए भी आपका यही चलेगा। आगे मैं थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड कराऊंगी, लेकिन जब आपका आर का एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा उसके बाद क्लासेस आपकी पेट के लिए अच्छे से चलेंगी। तब तक क्या करना है आपको, आर के हिसाब से इसको पढ़ लीजिए। आपका ये पेट में भी काम देगा, ऐसा नहीं है कि पेट में काम नहीं देगा। ये थोड़ा क्रीम है कि मतलब अब सारा टाइम नहीं बचा है, तो बस रिवीजन के तौर पे मैंने ये आपको फिनिश कराया, कंप्लीट कराया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी ये एनवायरनमेंट फिनिश करके नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा शुरू हो चुका है। उससे पहले हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टडी विद अनु को, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फटाफट से आप टॉपिक कर लेते हैं अम्ल वर्षा। तो एसिड रेन के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, जानते होंगे। तो वर्षा जो जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति है ना, जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान कितना होता है, तो भाई देखो इसमें पीएच मान होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखती हूँ आपको बस। ठीक है, तो पीएच मान आपका 4.2 और 4.4 के बीच में होता है, बीच में हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 4.2 और 4.4 के बीच में हो, ठीक है, वो आपकी अम्ल वर्षा कहलाएगी। वायुमंडल की नमी के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, H2SO4 बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एवं नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जो संयुक्त रूप से अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके ये बनाती है और ये दोनों मिलके अम्ल वर्षा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, उत्तरदायी यौगिक कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें जो उत्तरदायी यौगिक हैं मोटे मोटे वो हैं आपका सल्फर, मैंने बताया ही अभी, और है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि N2O, NO2। ठीक है, और इसके अलावा आपका CH4, CO2, CO और आपका फार्मिकम। ठीक है, इतना है आपका। जब वर्षा जल का पीएच मान 4 से कम होता है, ठीक है, तो वो पर्यावरणिक दृष्टिकोण से काफ़ी हानिकारक हो जाता है। ठीक है, अगर 4 से कम है पीएच तो ये क्या हो गया, हानिकारक हो गया। अम्ल वर्षा के महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अम्लीय वर्षा का भारतीय मृदा पर प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश मृदा जो है वो क्षारीय है, यानी भारत की जितनी भी मृदा है वो अधिकांश मृदा क्या है, क्षारीय है। इसलिए अम्ल वर्षा का यहाँ पर प्रभाव जो है वो थोड़ा कम ही पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो मृदा है वो क्षारीय है। भारत में अम्ल वर्षा की पहली रिपोर्ट, ठीक है, तो भारत में अम्ल वर्षा की पहली रिपोर्ट जो है वो 1974 में बम्बई में मिली थी। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है, तो लिखते जाइए, नॉर्वे में और स्वीडन में
सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा कनाडा और स्कैंडिनेवियाई देशों में भी अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो कनाडा भी मान लीजिए और स्कैंडिनेवियाई देशों में भी। भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिकों ने अम्ल वर्षा से गंभीर रूप से ग्रस्त इमारतों को स्टोन लेप्रोसी कहा है। ठीक है, तो स्टोन लेप्रोसी जान लो क्या है भाई। स्टोन लेप्रोसी है अम्ल वर्षा से गंभीर रूप से ग्रस्त इमारतें, तथा और जो अति गंभीर रूप से ग्रस्त इमारतें हैं उनको कहते हैं स्टोन कैंसर। ठीक है, ये दो शब्द जान लिए इसके बारे में। अम्लीय वर्षा शब्द सबसे पहले, अम्लीय वर्षा जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो ये शब्द सबसे पहले दिया था अम्ल वर्षा का सर्बर्ट एंग्स स्मिथ ने दिया था। सर्बर्ट है कि रॉबर्ट है पता नहीं, एंग्स स्मिथ याद कर लीजिए। एंग्स स्मिथ ने दिया था। कब दिया था? तो 1872 में के द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, 1852 में पहली बार अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो पहली बार प्रयोग 1852 में किया गया। ठीक, परंतु 1872 में प्रकाशित उनकी किताब में उल्लेख मिला था, इसलिए 1872 माना जाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या होते हैं भाई? तो वनस्पतियों का क्लोरोफिल जो होता है वो क्षय हो जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है। तो ये क्या करूं लिख के मैं, आप सुनते जाओ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। मृदा का नाइट्रेट स्तर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, स्तर कम हो जाता है अम्ल वर्षा से। संगमरमर और अन्य इमारतें जो हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तभी स्टोन लेप्रोसी और स्टोन कैंसर होना शुरू हो जाता है इमारतों में। अम्लता के बढ़ने के कारण कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं। अगर अम्ल होगी तो कीड़े मकोड़े और विषैले हो जाएंगे। त्वचा पर क्या हो जाता है? फफोले पड़ने लग जाते हैं अगर अम्ल वर्षा हुई तो। ठीक है, ताजमहल के रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये अम्ल वर्षा हो गई। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा कृत्रिम वर्षा के बारे में। तो कृत्रिम वर्षा जो है वो सिल्वर आयोडाइड यानी कि गर्म वर्षीय बादल कहलाते हैं। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड आपके क्या कहलाते हैं? गर्म वर्षीय बादल। ठीक है, शुष्क बर्फ ठोस CO2 होती है और एल्कलिक हैलाइड शीत वर्षीय बादल कहलाते हैं आपके। ठीक है, अब इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं जल गुणवत्ता मापक को। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अम्ल वर्षा का जितना इंपॉर्टेंट था मैंने फटाफट से आपको बता दिया है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, सुनिए ज़्यादा तो बस इतना रिवीजन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम जल गुणवत्ता मापक की। अब बात करते हैं जल गुणवत्ता मापक की। ठीक है, तो घुलित ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको कि DO के नाम से संबोधित किया जाता है। तो घुलित ऑक्सीजन जो होती है वो जल में घुलित O2 की वो मात्रा है जो जलीय जीवों में श्वसन क्रिया के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया आपकी ऑक्सीजन से होती है। ठीक है, ये जल में घुलित ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जलीय जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, DO की मात्रा जितनी कम होती है जल उतना ही प्रदूषित होता है। अगर DO कम होगा तो जल क्या होगा? प्रदूषित होगा, और DO ज़्यादा हुआ तो जल प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम तो जल जितना प्रदूषित होगा। ठीक है, पानी की बूंद में 5.0 मिलीग्राम mg लिख दूँ मिलीग्राम लिख देती हूँ, पता चला कुछ और ही समझ लिया। मिलीग्राम बटे लीटर से कम O2 स्तर यानी ऑक्सीजन का स्तर जलीय जीवन के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, 5.0 से कम मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन का जो स्तर है वो आपके जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो गया। कम अगर हुआ तो कम से कम। अब बात करते हैं जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी कि BOD की। अब BOD क्या है भाई? तो BOD है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD उस ऑक्सीजन की माप होती है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को विविध प्रकार के जैविक पदार्थों अर्थात कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए चाहिए, जैसे कि जल चाहिए, जैसे कि मल चाहिए,
जैसे कि मृत पादप पत्तियां चाहिए, जैसे कि घास की पत्तियां चाहिए, जैसे कि भोजन अपशिष्टों के विघटन के लिए चाहिए। यदि जल अधिक प्रदूषित होगा, ठीक है, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होगी, तो जैव रासायनिक अपघटन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, अर्थात बीओडी क्या होगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, उच्च होगा। जहां बीओडी उच्च होगा वहां डीओ क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, बीओडी अगर उच्च हुआ तो डीओ क्या होगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस जलीय तंत्र में जीवित जलीय जीवों की संख्या क्या होगी, कम होगी। यदि बीओडी उच्च होगा तो जल प्रदूषित है। अगर बीओडी क्या है, उच्च है, तो जल क्या है, प्रदूषित है। ठीक है, और यदि डीओ उच्च है तो जल क्या है, साफ है। मैंने यहाँ पे बताया था, अगर डीओ कम है तो जल प्रदूषित है, अगर डीओ ज्यादा है तो जल क्या है, स्वच्छ है। यही बात यहाँ पे बात होती है। बीओडी अगर ऊंचा है तो जल क्या है, प्रदूषित है, और बीओडी अगर नीचा है तो जल क्या है, साफ है। ठीक, डीओ उच्च है, अगर डीओ उच्च है, बीओडी उच्च है तो जल प्रदूषित है, और डीओ आपका उच्च है तो जल आपका साफ है। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक ऑक्सीकरण मांग की, यानी कि सीओडी की। अब सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये। ठीक है, सीओडी जल में ऑक्सीजन की उस मात्रा को बताती है जो जलीय तंत्र में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे वो घुलनशील हो या अघुलनशील, के ऑक्सीकरण अर्थात निम्नीकरण और विघटन के लिए आवश्यक होती है। यदि सीओडी उच्च होती है तो जल अधिक प्रदूषित होता है। ठीक, अगर सीओडी जल प्रदूषण के मापन के लिए क्या है, एक बेहतर विकल्प है। ठीक, सीओडी का मान बीओडी से क्या होगा, सदैव अधिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक संभाव्य संख्या की, यानी कि एमपीएन की, मोस्ट प्रोबेबल नंबर की। इसको मैं क्लियर कर, समझ में आ गया होगा ये। अब हम देखने वाले हैं सर्वाधिक संभाव्य संख्या यानी कि एमपीएन की, जिसको कि हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। जब किसी जलीय तंत्र में जल मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है तो उसमें ई कोलाई सुना है ना, ई कोलाई जैसे जीवाणुओं, बैक्टीरिया की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, अधिक पाई जाती है। ठीक, जलीय तंत्र में इन्हीं ई कोलाई जीवाणुओं को पहचान एवं माप के लिए एमपीएन परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। प्रदूषित जल में एमपीएन के उच्चतर मान पाए जाएंगे। अगर प्रदूषित जल है तो एमपीएन क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रदूषित जल का बीओडी, सीओडी और एमपीएन उच्च होगा। तो प्रदूषित जल है अगर, तो आपका एमपीएन भी उच्च होगा, बीओडी भी उच्च होगा, आपका सीओडी भी उच्च होगा। ठीक है, और जबकि क्या होगा, डीओ आपका निम्न होगा। यहाँ पे ये सब के सब उच्च होंगे और डीओ आपका निम्न होगा। अगर डीओ ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है जल जो है वो प्रदूषित नहीं होगा, वो साफ होगा। अब बात करते हैं संपूर्ण घुले ठोस की, यानी कि टीडीएस की। अब टीडीएस क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं। टीडीएस वो होते हैं जो खनिजों, धातुओं, कार्बनिक पदार्थों एवं लवणों की मात्रा को संदर्भित करते हैं, जो एक निश्चित पानी की मात्रा में घुल जाते हैं। मिलीग्राम बटे लीटर में व्यक्त किया जाता है इनको। जल की गुणवत्ता को गिराने वाले कुछ घुले पदार्थ होते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि अन्य लवण एवं भारी धातुएं। टीडीएस की अधिक मात्रा से जल की गुणवत्ता गिर जाती है, यानी अगर टीडीएस अधिक होगा तो जल जो है
गिरेगा। जल की गुणवत्ता, TDS पानी की गुणवत्ता एवं शुद्धता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी और ये हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। तो हमने जल गुणवत्ता मापक भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपके ज़्यादातर सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं एनवायरनमेंट में, और आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है और वो है आपका पर्यावरण संस्थान, जो कि हमें एक नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो मैंने आपका फिनिश कराया। तो जितना इम्पोर्टेंट इसमें चैप्टर्स थे वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपने सारे देख लिए होंगे। तो 23 आपकी लास्ट क्लास होने वाली है कल की, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट फिनिश हो जाएगा और हम एक नए टॉपिक पर एक नए उस पर पहुँच जाएंगे। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको ये रिवीजन करा रही हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये उन्हीं को समझ आएगा जो ऑलरेडी ना रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं। तो बस इतना सब पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो अब मैं जितना बता रही हूँ बस उतना दिमाग में रखिएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को लाइक करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए और क्लासेस को देखते रहिए ऐसे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।